तो पहले व्हाइल लूप का रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखते हैं। दैट इज पहला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो एक नंबर हम यूज़र के पास से ले लूँगा और उसका डिजिट्स को दिखाना है। फॉर एग्जांपल से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट n इक्वल्स टू 375 और इसका आउटपुट दिखाना होगा डिजिट इज 5। तो यहाँ पर हम लास्ट से डिस्प्ले करूँगा। ओके, मतलब पहले 5, उसके बाद 7, उसके बाद 3। ओके, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अभी डिस्प्ले करूँगा और उसके बाद हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करूँगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाने के लिए एरे चाहिए, तो अभी तो हमने एरे नहीं किया है, तो इसके लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले करेंगे। तो डिजिट इज 5 और उसके बाद डिजिट इज 7 और उसके बाद डिजिट इज 3। ओके, 5 7 3। तो ये करने के लिए हम व्हाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ, तो अब ये आसान हो जाएगा। ये फॉर लूप से भी कर सकता हूँ, वो भी दिखाऊंगा। तो पहले हम व्हाइल लूप से करके दिखाता हूँ, तभी इजी होगा। तो इसका लॉजिक क्या होगा, तो पहले इसका लॉजिक को समझते हैं। तो हमारा पास है नंबर इज 375। तो अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करूं तो पहले यूनिट डिजिट मिलता है। मतलब ये जो 5, इसको बोलता हूँ यूनिट डिजिट। ओके, तो 5 इज यूनिट डिजिट। तो इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करता हूँ, 375 and divided by 10. Okay, this is divided by 10. तो 10 से अगर इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पर कोशेंट होगा 37 और यहाँ पर जो रिजल्ट होगा दैट इज 370 और यहाँ पर रिजल्ट होगा 5। मतलब रिमाइंडर होगा 5 और कोशेंट होगा 37। तो हमारा पहला जो यूनिट डिजिट मतलब 5 वो मिल गया है। तो हमने क्या किया है, से एक वेरिएबल लूंगा, से इंट r इक्वल टू n को हमने 10 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर को हमने स्टोर किया r में, मतलब n% किया। ओके, और इस r को लेकर हम कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब हम दिखा सकता हूँ और किसी के साथ ऐड भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो हाँ, अभी तो हमने ये r को जस्ट दिखा दूंगा। ओके, डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, तो अब यूनिट डिजिट मिल गया और इसके बाद क्या चाहिए, हमको नेक्स्ट डिजिट चाहिए, मतलब 7। तो 7 को पाने के लिए हमको ये 37 चाहिए, मतलब ये जो कोशेंट 37 मिलने के बाद हमको नेक्स्ट डिजिट मिलेगा, दैट इज 7। ओके, क्योंकि हमको तो सिर्फ 10 से ही डिवाइड करना है, तो 10 के अलावा और कुछ से डिवाइड करने से नहीं चलेगा, सिर्फ 10 से ही डिवाइड करना है। तो इसके लिए 37 चाहिए हमारा n का नेक्स्ट वैल्यू। ओके, तो 37 को पाने के लिए हम n को फिर से डिवाइड करूँगा 10 से, लेकिन यहाँ पर हम स्लैश देना है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं, यहाँ पर स्लैश यूज़ करना है। तो स्लैश यूज़ करने से हमारा कोशेंट मिलेगा, दैट मीन्स 37, दैट इज n/10। और इसका जो रिजल्ट होगा इसको हमको n में ही स्टोर करना है। ओके, इसका रिजल्ट को हमें स्टोर करना है n के अंदर, दैट मीन्स n इक्वल टू n/10। ओके, तो अब ये जो 37 ये n के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, मतलब n का जो नेक्स्ट वैल्यू वो होगा 37। ओके, तो दैट मीन्स n का नेक्स्ट वैल्यू होगा 37। तो अब 37 को फिर से हम 10 से डिवाइड करूंगा, मतलब ये जो कोशेंट ये हमेशा n के अंदर ही स्टोर करना है, किसी दूसरा वेरिएबल में स्टोर करने से नहीं चलेगा। ओके, तो अब 37 को हम फिर से
10 से डिवाइड करूँगा, दैट इज 10। 37 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर कोशेंट में आएगा 3। ओके, 3 इंटू 10 30, और अभी इसका रिमाइंडर होगा 7। ओके, दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट डिजिट भी मिल गया, दैट इज 7। और यहाँ पर भी हमने सेम जो स्टेप्स पहले किया था वही किया है, दैट इज n को 10 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर को r के अंदर रखा, और इसके बाद n को फिर से हम 10 से डिवाइड किया, लेकिन स्लैश यूज करके, तो हमारा क्वोशंट मिलेगा। मतलब अभी r के अंदर है 7 और n के अंदर अभी रहेगा 3। ओके, पहले था, पहला स्टेप में r का वैल्यू था 5 और n का वैल्यू था 37। ओके, तो अब n का वैल्यू है 3, मतलब n का नेक्स्ट वैल्यू इज 3, और अब 3 को फिर से हम 10 से डिवाइड करूंगा, सो 3 डिवाइडेड बाई 10। तो अब यहाँ पर क्वोशंट मिलेगा 0। ओके, 10 इंटू 0 0, और इसका रिमाइंडर होगा 3। ओके, तो अब हमारा रिमाइंडर, दैट मीन्स लास्ट डिजिट मिल गया, दैट इज 3। और यहाँ पर भी हमने सेम स्टेप्स किया। ओके, दैट इज सेम स्टेप, और यहाँ पर हमारा r का वैल्यू है 3। ओके, लास्ट डिजिट, और n का वैल्यू क्या है, दैट इज 0। ओके, n इज 0, दैट मीन्स n का प्रेजेंट वैल्यू है 0। तो अब इसको स्टॉप कर दूंगा। n का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर दूंगा। ओके, दैट मीन्स ये जो लूप, ये तो एक लूप के अंदर होगा क्योंकि सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स n%10, r इक्वल टू n%10 एंड n इक्वल टू n/10। ये जो दो स्टेप्स, यही हमको रिपीट करना है। ओके, तो इसीलिए ये दो स्टेप्स लूप के अंदर रहेगा। ओके, तो ये लूप के अंदर रहेगा, और ये लूप कितना टाइम तक चलेगा, जब तक n का वैल्यू 0 नहीं है। जब तक n का वैल्यू 0 नहीं है तब तक चलेगा। n का वैल्यू 0 होने से ये स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इसका जो कंडीशन होगा, हमको तो एक कंडीशन देना होगा, तो इसका कंडीशन होगा n नॉट इक्वल टू 0। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n ग्रेटर देन 0। ओके, आइदर n नॉट इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन 0, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही चलेगा। ओके, n 0 होने से ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करता हूँ, दैट इज व्हाइल, और ब्रैकेट के अंदर n नॉट इक्वल टू 0, और ब्रेस के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट r इक्वल टू n%10, और इस r को डिस्प्ले करना है, दैट इज printf डिजिट इज %d, और कॉमा देकर r। ओके, और इसके बाद क्वोशंट को चाहिए, दैट इज n इक्वल टू n/10। तो यहाँ पर हमेशा इंटीजर डिवीजन करना है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करने से नहीं चलेगा। ओके, तो अब एक यहाँ पर एक \n दे दूंगा, और इसको चलाने से ये डिजिट दिखा दिया, दैट इज डिजिट इज 5, डिजिट इज 7, डिजिट इज 3। तो यही हमारा बेसिक दो स्टेप है, दैट इज r इक्वल टू n%10 एंड n इक्वल टू n/10। n%10 करने से रिमाइंडर मिल रहा है, और मतलब डिजिट मिल रहा है, और n इक्वल टू n/10 करने से क्वोशंट मिल रहा है। ओके, और वो क्वोशंट हम n के अंदर ही स्टोर कर रहा हूँ। तो ऐसा करके हम किसी भी नंबर का डिजिट्स को निकाल सकता हूँ। ओके, एनी डाउट?
अब हम ये जो प्रोग्राम लिखा ये हम फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। तो अगर इसको फॉर लूप से ट्राई किया तो ये हम कैसे कर सकता हूँ यह देखता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेप्स है, कंडीशन है एन नॉट इक्वल टू 0, और इसका अंदर जो स्टेप है दैट इज बेसिक दो स्टेप, आर इक्वल टू एन परसेंटेज 10 एंड एन इक्वल टू एन बाई 10, और एन का इनिशियल वैल्यू है 375। ओके, तो इसको नीचे लिखता हूँ फॉर लूप में। दैट इज फॉर में तो 3 पार्ट्स होता है। पहला तो इनिशियलाइजेशन, दैट मीन्स ये जो इंट एन इक्वल टू 375 यह रहेगा। यहाँ पर से कुछ और नंबर ले लेता हूँ, दैट इज 372। ओके, और सेमीकोलन दे दिया, और इसके बाद कंडीशन होगा एन नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0, और सेमीकोलन देकर यहाँ पर हम ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, और ये एन इक्वल टू एन बाई 10 ये भी बोल सकता हूँ, एन इक्वल टू एन बाई 10। और फॉर लूप के अंदर रहेगा ये आर इक्वल टू एन परसेंटेज 10 एंड डिजिट इज आर। ओके, तो इंट आर इक्वल टू एन परसेंटेज 10 एंड प्रिंट डिजिट इज आर। तो पहला तो ये n इक्वल टू 372 ये एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद वो आएगा कंडीशन पे। इसको अगर यहाँ पर देखो, ओके, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ये n इक्वल टू 372। ओके, ये पहला स्टेप, और इसके बाद आएगा ये कंडीशन पे चेक करेगा n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं। यस, n का वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 0। अब ये लूप का अंदर जाएगा और r इक्वल टू n परसेंटेज 10। ओके, तो यहाँ पर जो होगा दैट इज पहले n का वैल्यू, और उसके बाद कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद r का वैल्यू r इक्वल टू n परसेंटेज 10। ओके, और यहाँ पर डिस्प्ले होगा r का वैल्यू, दैट इज आउटपुट, यह है r। तो पहले n का वैल्यू क्या है 372, और अब चेक कर रहा हूँ n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। यस, नॉट इक्वल टू 0। तब ये लूप के अंदर गया और r इक्वल्स टू n परसेंटेज 10, तो n परसेंटेज 10 करने से 372 परसेंटेज 10 इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब ये 2 को दिखा दूंगा, दैट इज आउटपुट में 2 हो गया, दैट इज डिजिट इज 2। और इसके बाद ओके, तो ये r इक्वल टू n परसेंटेज 10 हुआ, और उसके बाद प्रिंट एफ हुआ, और उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट में आएगा। ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके बाद हो जाएगा ये n इक्वल टू n बाई 10। तो इसका मतलब n का वैल्यू होगा 37। ओके, और इसके बाद वो आएगा इस कंडीशन पे। अब चेक कर रहा हूँ क्या n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। यस, n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब फिर से वो लूप का अंदर आएगा, और r इक्वल टू n परसेंटेज 10, r इक्वल्स टू n परसेंटेज 10 मतलब 37 परसेंटेज 10 मतलब 7। ओके, दैट इज 37 परसेंटेज 10 इक्वल टू 7, और इस 7 को हम दिखा दूंगा, दैट इज डिजिट इज 7। और इसके बाद हो जाएगा n इक्वल टू n बाई 10 मतलब n का वैल्यू होगा 3। अब फिर से चेक कर रहा हूँ 3 क्या नॉट इक्वल टू 0 है। यस, 3 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो अब फिर से लूप का अंदर जाएगा, और r इक्वल टू n परसेंटेज 10 मतलब n का वैल्यू 3,
3% 10 इक्वल्स टू 3, और इसको हम दिखा दूंगा, दैट इज डिजिट इज 3। ओके, तो अब नेक्स्ट जो डिजिट होगा, अभी n का वैल्यू है 3। ओके, डिजिट इज 3 हो गया, और n इक्वल टू n बाई 10, मतलब 3 बाई 10, अब ये हो जाएगा 0। तो चेक कर रहा हूँ, 0 क्या नॉट इक्वल टू 0 है? नो, कंडीशन फॉल्स, 0 इज 0, तो कंडीशन फॉल्स, नो, और ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा 3 डिजिट हमने दिखा दिया, दैट इज 2, 7 and 3। ओके, तो ऐसा करके हम ये फॉर लूप व्हाइल लूप दोनों से भी कर सकता हूँ। एनी डाउट? नो सर। तो अब डिजिट का एक नेक्स्ट प्रोग्राम करता हूँ, जहाँ पर सिंपल ये 3 डिजिट हमने जो दिखाया यहाँ पर 2, 7 and 3, ये ऐड करना होगा। ओके, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, हम ये व्हाइल लूप से ही कर रहा हूँ, तभी आसान होगा। तो अब ये जो मिडिल वाला जो लाइन लिखा है, दैट इज डिजिट इज r, इसका ये करने का जरूरत नहीं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द डिजिट्स, डिस्प्ले के जगह होगा ऐड द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। मतलब अगर ये नंबर 375 है, तो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट विल बी 3 + 7 + 5 इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक वेरिएबल लेना है, दैट इज इंट s इक्वल टू 0, और ये printf हमको नहीं चाहिए, इसके जगह होगा s इक्वल टू s + r, बस। और लूप का बाहर आकर हम दिखा दूंगा sum is %d, s। ओके, तो इसका मतलब पहले तो डिजिट होगा 5, मतलब यहाँ पर पहला इटरेशन में डिजिट होगा, मतलब r होगा 5, और s का वैल्यू 0 है, s इक्वल टू 0 + 5। ओके, s इक्वल टू s + r, मतलब s + 5। ओके, 0 + 5, तो 5, और इसके बाद r का वैल्यू होगा नेक्स्ट डिजिट, मतलब 7, r इक्वल्स टू 7, और s का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू तो अभी 5 है, इसके साथ ऐड होगा, मतलब s इक्वल टू 5 + r, मतलब 7। ओके, इक्वल्स टू 12, और इसके बाद अभी r का वैल्यू 12 है, और s का वैल्यू क्या होगा? s का वैल्यू 12, r का वैल्यू अभी, r का नेक्स्ट वैल्यू होगा 3, r का नेक्स्ट वैल्यू 3, और s का प्रेजेंट वैल्यू 12 है, तो 12 + r, ओके, 12 + 3 इक्वल्स टू 15। ओके, तो अब सम ऑफ डिजिट होगा 15। ओके, अगर इसको चलाओ, दैट इज सम ऑफ डिजिट इज 15। ऐसा करके हम डिजिट का सम भी कर सकते हैं। तो मतलब ये जो पहला लाइन इंट r इक्वल टू n%10, यह है डिजिट निकालने का, और ये n इक्वल टू n/10, यह है क्वोशंट के लिए। ये दोनों स्टेप सेम ही रहेगा, और इसका मिडिल वाला जो लाइन ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो अब और किसी भी प्रोग्राम में ये जो n%10 ये भी करने का ज़रूरत नहीं, तो हम उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पर ये जो पहला लाइन इसका भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ n इक्वल टू n/10 करने से ही चलेगा। तो वो कौन सा प्रोग्राम में होगा? तो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स।
नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर में कितना डिजिट है ये काउंट करना होगा। तो एक नंबर के अंदर कितना डिजिट है, मतलब यहाँ पर तो 375 नंबर है, यहाँ पर आउटपुट होगा 3 डिजिट्स। ओके, 3 डिजिट्स। तो अगर ये नंबर 3752 है तो यहाँ पर होगा 4 डिजिट। ऐसा करते हम 3 डिजिट से लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये r इक्वल टू n परसेंट टेस्ट n का कोई ज़रूरत नहीं, ये हम हटा भी सकता हूँ, और s इक्वल टू s प्लस r को भी हटा सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट एक काउंटर लूँगा, s से भी चलेगा, इसका नाम बदल देता हूँ, ये c कर दिया, और से यहाँ पर लिखना होगा c प्लस प्लस। ओके, तभी चलेगा, क्योंकि हमको तो डिजिट लेकर कुछ काम नहीं करना, सिर्फ काउंट करना है कि कितना टाइम तक ये लूप चल रहा है। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो कर रहा हूँ कि लूप कितने बार चल रहा है यही काउंट करना है। हाउ मैनी टाइम्स द लूप इज रनिंग, हाउ मैनी टाइम्स द लूप इज रनिंग। लूप जब तक चल रहा है इसका मतलब उतना ही डिजिट है। ओके, यहाँ पर अगर इसका जो स्टेप्स एल्गोरिथम इसको देखो, यहाँ पर ये लूप कब तक चला है, 3 बार चला है, इसका मतलब 3 डिजिट है। ओके, ये एक बार चला है, ये 2 बार, ये 3 बार। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर है 3 डिजिट। 3 डिजिट होने से 3 बार चलेगा, 2 डिजिट होने से 2 बार चलेगा, 4 डिजिट होने से 4 बार चलेगा। तो सिंपल, इसके लिए ये डिजिट्स मतलब r यहाँ पर हमारा कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ n इक्वल टू n/10 ये स्टेप करना है। ओके, तो ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम n का वैल्यू जब तक ना 0 हो रहा है तब तक ये लूप का चलाना होगा। तो 0 कब होगा, जब हम n इक्वल टू n/10 कर रहे हैं। ओके, यही करते करते एक टाइम में n का वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए n इक्वल टू n/10 को करना है, n परसेंटेज 10 का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये r इक्वल टू n परसेंटेज 10 एंड s इक्वल टू s प्लस r, ये दोनों को हम हटा दिया और सिर्फ यहाँ पर एक काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, और n का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब तो निकल जाएगा, और हम यहाँ पर c का वैल्यू निकालूंगा, that is total number of digits, is c। okay, the total number of digit is 3। तो अगर इसका नंबर को चेंज कर दूं, 3752 कर दिया, 3752, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 4। ओके, और अगर और भी बढ़ा दिया 37521, और यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 5। ऐसा करके हम नंबर ऑफ डिजिट्स भी काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पर n परसेंटेज करने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट n इक्वल टू n/10 करने से ही चलेगा। तो और यहाँ पर और भी एक प्रोग्राम देखता हूँ, दैट इज हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is Armstrong number or not। तो नंबर रिलेटेड बहुत सारा प्रोग्राम है, तो वो करने से ये while लूप प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, दैट इज नंबर इज Armstrong नंबर और नॉट। तो ये Armstrong नंबर क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 153, तो यही है Armstrong नंबर। तो Armstrong नंबर किसको बोलते हैं,
अगर ये जो डिजिट्स है इसका क्यूब करके ऐड करूं, मतलब 1 क्यूब, तो 1 कैरेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 कैरेट 3 प्लस 5 कैरेट 3 प्लस 3 कैरेट 3, सभी डिजिट का अगर क्यूब करके ऐड करूं तब ये ओरिजिनल नंबर ही होगा। मतलब 1 क्यूब तो 1 है, और 5 का क्यूब होगा 125, और 3 का क्यूब होगा 27, और ये तीनों को अगर ऐड करूं तो 153 होगा। ओके, तो इसको अभी करना है। तो अब यहाँ पर डिजिट को निकालना है, मतलब ये जो पहला लाइन ये भी लगेगा r इक्वल्स टू n परसेंटेज 10 एंड s इक्वल टू s प्लस r, ये भी लगेगा। तो जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना होगा, r का क्यूब करके ऐड करना है, दैट इज s इक्वल टू s प्लस r इंटू r। ओके, r का क्यूब हमने 3 बार ये r को मल्टीप्लाई करना है, तो हम r का क्यूब करके s के साथ ऐड कर दिया। और ये C++ का ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर s इक्वल टू लिखूंगा s इक्वल टू 0, और n इक्वल टू n/10 तो होना ही चाहिए क्योंकि कोशेंट को निकालना है। तो अब ये लूप खत्म होने के बाद हमको जो करना होगा, टेस्ट करना होगा कि ये जो सम हुआ है s, ये ओरिजिनल नंबर के साथ सेम हो रहा है या नहीं, मतलब ये n के साथ। ओके, मतलब हमको अभी चेक करना है कि ये s एंड n ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग। ओके, तो अगर हम ये फॉर लूप को बाहर आके हम अगर ये कंडीशन दिया कि इफ s डबल इक्वल टू n देन printf it is Armstrong, okay, and else printf it is not Armstrong, okay, okay, it is Armstrong or it is not Armstrong। तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? आंसर इज नो। अब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ये हमेशा इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रांग ही दिखाएगा। अगर इसको चला के दिखाऊं तो ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट आर्मस्ट्रांग, लेकिन ये 153 आर्मस्ट्रांग नंबर ही है, क्यों? लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम है कि ये व्हाइल लूप जब खत्म हो रहा है तब n का वैल्यू क्या हो रहा है? n का वैल्यू हो रहा है 0, क्योंकि हमने यहाँ पर जो देखा है कि ये लूप कब खत्म हो रहा है? जब n का वैल्यू 0 है, तभी तो ये लूप खत्म होगा। इसका मतलब ये लूप खत्म होने के बाद n का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ओके, कुछ और नहीं हो सकता है। सभी टाइम में n का वैल्यू 0 होगा जब ये लूप खत्म होगा। तो इसका मतलब ये लूप जब खत्म हो रहा है तब लूप का बाहर आने के बाद n का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन s के अंदर तो कुछ होगा। तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको देखने के लिए हम s एंड n ये दोनों का वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ, तभी हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दैट इज, यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया n इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा n, एंड इसके बाद s का वैल्यू को भी दिखाऊंगा, दैट इज s इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा s। ओके ओके, और यहाँ पर एक बैकस्लैश n दे दिया, और अगर इसको चलाऊं तो ये क्या दिखा रहा है? n का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन s का वैल्यू 153। s में सही वैल्यू ही है, लेकिन n का वैल्यू 0 हो गया।
तो ये तो कभी इक्वल नहीं होगा। हम जिसी नंबर के ऊपर ये प्रोग्राम करूँगा तो किसी भी नंबर से ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि n का वैल्यू तो 0 हो गया। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? वेरी सिंपल। तो हम ये जो n का वैल्यू है ये किसी दूसरा वेरिएबल में कॉपी कर लेना होगा। ओके, ये जब भी हम इसको ले रहा हूँ, ये यूज़र के पास से भी ले सकता हूँ। लेने के बाद हमको n का एक कॉपी कर लेना होगा, तभी ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब और एक दूसरा वेरिएबल लेना है, दैट इज n2 इक्वल्स टू n का वैल्यू हमने कॉपी कर दिया। ओके, और अब लूप से बाहर आने के बाद हमको कंपेयर किसके साथ करना होगा? n नहीं, n2 के साथ करना होगा। इफ s डबल इक्वल टू n2 देन इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो अब अगर चलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर ही दिखाएगा, दैट इज इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और n का वैल्यू हमने लिखा है, n2 का वैल्यू दिखाऊंगा यहाँ पर n2। फिर से दिखाता हूँ, दैट इज अब n2 इक्वल टू 153 एंड s इक्वल टू 153, दोनों नंबर इक्वल हो गए। ओके, तो ऐसा करके ये चल रहा है। तो ये ओरिजिन जब भी किसी भी प्रोग्राम में ऐसा करने के लिए बोला है कि ओरिजिनल नंबर के साथ ये डिजिट रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर अगर ऐसा बोला गया कि ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना होगा, तभी हमको ये नंबर का कॉपी लेना पड़ेगा। ओके, तभी हमारा प्रोग्राम करेक्ट होगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाइल लूप खत्म होने के बाद इनका वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए कॉपी लेना पड़ रहा है। तो यही है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना। तो अब अगर ऐसा बोला क्या, तो हमको और एक नंबर लेता हूँ, वो भी डिजिट रिलेटेड प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन नंबर और नॉट। इवन नंबर, इसको हर्षद नंबर भी बोला जाता है, हर्षद नंबर। तो ये निबल नंबर क्या होता है? सपोज इनका वैल्यू दिया 18, तो इसका अगर डिजिट को ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? 1 प्लस 8 सर। हाँ, तो ये निबल नंबर क्या होता है? तो अगर हमने एक नंबर लिया 18, इसका अगर सम ऑफ द डिजिट करूँ, दैट इज 1 प्लस 8, दैट इज 9 होगा। तो ये जो नंबर 18, ये अगर ये सम ऑफ द डिजिट से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम निवन नंबर बोलते हैं। दैट इज ये 18 तो 9 से डिविजिबल है, तो इसीलिए 18 एक निवन नंबर, जिसका सम ऑफ द डिजिट से हम नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, दैट इज यहाँ पर 18 इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट। So 18 is divisible by sum of the digit 9. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर तो पहले डिजिट निकालना होगा। यहाँ पर हमारा जो स्टेप्स होगा, पहले तो डिजिट निकालना होगा, उसके बाद इसका सम करना होगा, और उसके बाद ओरिजिनल नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है कि मतलब हमको मॉड्यूलो डिवीजन करना है, मॉड्यूलस डिवीजन करके रिमाइंडर को निकालना है। तो अगर रिमाइंडर 0 है मतलब ये डिविजिबल है। इसका मतलब हमें लास्ट में ओरिजिनल नंबर को ये 9 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पर फिर से ओरिजिनल नंबर यूज़ करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी फिर से ओरिजिनल नंबर का कॉपी लेना होगा। ओके, जहाँ पर ही ओरिजिनल नंबर को लेकर फिर से काम करना है,
डिजिट निकलने के बाद तभी हमको ओरिजिनल नंबर का कॉपी चाहिए। यहाँ पर भी ओरिजिनल नंबर का कॉपी लेना होगा। तो हमने तो ले लिया ऑलरेडी कॉपी, n2 इक्वल टू n, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और यहाँ पर तो सम ऑफ डिजिट करना है, तो s इक्वल टू s प्लस आर करने से ही चलेगा, r का क्यूब करने का तो ज़रूरत नहीं। s इक्वल टू s प्लस आर, और बाकी स्टेप्स तो ठीक ही है, n% 10 एंड r इक्वल टू n% 10 एंड n इक्वल टू n/10। और अब लूप से बाहर आने के बाद चेक करना है कि ये जो ओरिजिनल नंबर मतलब n2 में है अभी ओरिजिनल नंबर, ये n2 s से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ओके, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन होगा, इफ n2 परसेंटेज s डबल इक्वल टू 0 और नॉट, ओके, सम ऑफ द डिजिट से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो अगर हो रहा है तो ये नेवन नंबर, इट इज नेवन नंबर। ओके, और एल्स then it is not even number। ओके, तो अब अगर इसको चलाऊं तो ये हो गया नेवन नंबर। ओके, तो ऐसा करके ये और भी एक डिजिट का प्रोग्राम। ये हो गया व्हाइल लूप। तो अब इसके बाद देखना है कि नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है, और इसके बाद हम फिर से व्हाइल लूप को देखूंगा। इट इज नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब एक फॉर लूप के अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप बोल सकता हूँ। जैसे हम इफ के अंदर और एक इफ देखा था, नेस्टेड इफ, वैसा ही हम एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप बोल सकता हूँ, दैट इज ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। तो पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद हम समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। दैट इज फॉर इंट i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन और इक्वल टू से 3 एंड i प्लस प्लस, और इसके अंदर और एक लूप लिखता हूँ, दैट इज फॉर इंट j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन और इक्वल टू 2 एंड j प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट एंड j का वैल्यू दिखाता हूँ, दैट इज j इक्वल टू %t कॉमा j। ओके, और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट \n। ओके, तो आप देखता हूँ ये कैसा काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक टेबल करता हूँ, तो अब यहाँ पर पहला है वेरिएबल i, और कंडीशन है i लेस देन और इक्वल टू 3 एंड j लेस देन और इक्वल टू 2 एंड आउटपुट। तो पहले क्या हो रहा है, ये जो इंट i इक्वल टू 1, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल टू 1। ओके, ये नंबर 1, दैट इज i का वैल्यू क्या होगा, 1। ओके, i का वैल्यू होगा 1, और कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इस कंडीशन पे, दैट इज i लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, चेक कर रहा हूँ, i का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या 3 से कम और इक्वल है, यस 3 से कम है, मतलब कंडीशन ट्रू।
और ये कंट्रोल जाएगा ये इनर फॉर लूप में। ओके, ये जो i इक्वल टू 1 ये जो फॉर लूप ये है आउटर फॉर लूप, और ये जो अंदर वाला फॉर लूप इसको बोलता हूँ इनर फॉर लूप। तो अब कंट्रोल कहाँ पर गया? इनर फॉर लूप में। और अब ये इन j इक्वल टू 1 ये जो लाइन ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब j का वैल्यू 1 हो गया। अब ये कंट्रोल जाएगा इस इनर फॉर लूप का कंडीशन पे यहाँ पर, और चेक कर रहा है j का वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू 2, j का वैल्यू 1, तो 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 2 है? यस, कंडीशन ट्रू। तो अब कंट्रोल इस इनर फॉर लूप के अंदर जाएगा और ये प्रिंट का काम होगा, दैट इज j इक्वल टू %j, मतलब j का वैल्यू दिखाएगा। j का वैल्यू है 1, तो 1 दिखा दिया, और कर्सर इसी के पास ही है, सेम लाइन पे है। और ये j दिखाने के बाद वो जाएगा j प्लस प्लस में। अभी ये इनर लूप चलेगा, आउटर लूप में ये नहीं जाएगा। अभी इनर लूप चलेगा जब तक ना इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हो रहा है। इनर लूप का कंडीशन अभी ट्रू है, इसीलिए ये लूप चलेगा। तो अब j प्लस प्लस मतलब j का वैल्यू हो गया 2। ओके, और अब वो जाएगा इनर लूप का कंडीशन में फिर से, और चेक कर रहा हूँ j का वैल्यू क्या 2 से कम और इक्वल है? j का वैल्यू 2 है, 2 क्या लेस देन और इक्वल टू 2? यस, कंडीशन ट्रू। मतलब वो फिर से इनर लूप का बॉडी में जाएगा और j का वैल्यू दिखाएगा, j का वैल्यू 2। तो 2 कहाँ पर दिखाएगा? सेम लाइन पे, यहाँ पर सेम लाइन पे दिखाएगा। ओके, और कर्सर अभी इसी लाइन पे ही है। तो अब वो फिर से जाएगा j प्लस प्लस, मतलब j का वैल्यू क्या हो गया? 3। तो अब फिर से चेक कर रहा हूँ 3 क्या लेस देन और इक्वल टू 2? नो, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स, और अब ये इनर लूप से बाहर चला जाएगा। तो बाहर कहाँ पर जाएगा? इनर लूप से बाहर चला गया तो कहाँ जाएगा? ये प्रिंट \n यहाँ पर जाएगा, मतलब कर्सर सेम लाइन पे था, वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ओके, तो अब वो जाएगा ये क्लोजिंग ब्रैकेट में। क्लोजिंग ब्रैकेट में जाने के बाद वो जाएगा इस i प्लस प्लस में, मतलब i का वैल्यू पहले 1 था, अब हो गया 2। ओके, तो अब वो आएगा बाहर वाला लूप का कंडीशन पे। तो आप चेक कर रहा है कि 2 क्या लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू। ओके, और वो फिर से आउटर फॉर लूप का अंदर आएगा, मतलब इनर फॉर लूप में आएगा, और ये इंट j इक्वल टू 1 ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगा। ओके, दैट मीन्स j का वैल्यू है 1, और फिर से ये कंडीशन पे आएगा, इनर लूप का कंडीशन पे। तो चेक कर रहा हूँ 1 क्या लेस देन और इक्वल टू 2? यस, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। और ये फिर से इनर लूप का बॉडी में आएगा और प्रिंट करेगा j का वैल्यू। j का वैल्यू क्या है? 1 है, और ये 1 दिखाएगा इस कर्सर जहाँ पे था। ओके, और कर्सर अभी सेम लाइन पे है, और वो फिर से जाएगा j प्लस प्लस में, दैट इज j का वैल्यू 1 था, ये हो गया 2। तो आप फिर से चेक करो 2 क्या 2 से कम और इक्वल है? यस, 2 और 2 इक्वल, इस कंडीशन ट्रू। और वो फिर से इनर लूप का बॉडी में जाएगा और j का वैल्यू दिखाएगा, j का वैल्यू 2 है, तो 2 दिखा दिया यहाँ पर सेम लाइन पे। तो अभी भी कर्सर सेम लाइन पे ही है, और वो फिर से जाएगा j प्लस प्लस, और j का वैल्यू होगा 3।
अब फिर से चेक कर रहा हूँ, 3 क्या 2 से कम इक्वल है? नो, 3 2 से कम भी नहीं, इक्वल भी नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया। और ये लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद कंट्रोल हो जाएगा इस \n पे, मतलब कर्सर सेम लाइन पे था, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद i++, मतलब i का वैल्यू 2 था, ये हो जाएगा 3। तो i का वैल्यू हो गया 3। और फिर से ये बाहर वाला लूप का कंडीशन पे आएगा और चेक कर रहा हूँ 3 क्या लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू। और फिर से वो बाहर वाला लूप का अंदर जाएगा, मतलब इनर लूप, और j = 1 होगा, मतलब j का वैल्यू 1। और फिर से चेक कर रहा हूँ 1 क्या 2 से कम और इक्वल है? ओके, अंदर वाला लूप में चेक कर रहा हूँ, यस 1 इज लेस देन 2, तो कंडीशन ट्रू। और वो फिर से इनर लूप का बॉडी में आएगा और j प्रिंट करेगा, j का वैल्यू 1, तो ये कर्सर के ऊपर ही प्रिंट करेंगे। और कर्सर अभी भी सेम लाइन पे है, और वो जाएगा j++ में, मतलब j का वैल्यू होगा 2। फिर से चेक कर रहा हूँ कंडीशन, 2 क्या 2 से कम और इक्वल है? यस, 2 and 2 इक्वल, कंडीशन 2। और वो j का वैल्यू लिखा देगा, यहाँ पर कर्सर है 2 लिखा दिया, और कर्सर सेम लाइन पे ही है, सेम लाइन। और अब वो जाएगा फिर से j++, और j का वैल्यू होगा 3। तो आप चेक करो फिर से, 3 क्या 2 से कम और इक्वल है? नो, कंडीशन फॉल्स। तो अब लूप से निकल जाएगा, मतलब इनर लूप से निकल जाएगा और जाएगा प्रिंट \n, मतलब कर्सर सेम लाइन पे था, फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और इसके बाद जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके बाद i++, तो i++ करने से i का वैल्यू क्या होगा? i का वैल्यू हो जाएगा 4। और अब चेक कर रहा हूँ बाहर वाला लूप में, क्या 4 3 से कम है और इक्वल है? नो, 4 3 से कम भी नहीं, इक्वल भी नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा आउटपुट हो गया 1 2 1 2 1 2। तो इसका मतलब ये हर i के लिए ये इनर लूप 2 बार चलेगा। ओके, यहाँ पर जो हो रहा है, फॉर ईच i inner loop will execute twice. Okay? Twice. हर i के लिए इनर लूप 2 बार करके चलेगा, मतलब i जब 1 है तब इनर लूप 2 बार चलेगा। i = 1, तब भी inner loop will run 2 times, और when i = 1 तब भी inner loop 2 बार चलेगा। ओके, एंड when i = 2 जब, तब भी inner loop 2 बार चलेगा, और जब i = 3 तब भी inner loop 2 बार चलेगा। मतलब इनर लूप टोटल कब तक चलेगा? यहाँ पर i जो लिखा है 3 लिखा है, और j जो लिखा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा, दैट इज 3 × 2। तो टोटल इनर लूप will
execute or we will run 3 into 2 equals to 6. Okay, 6 times इनर लूप टोटल चलेगा 3 into 2 6 टाइम्स। तो ऐसा करके इनर लूप काम करता है। बाहर वाला लूप का जो वेरिएबल दैट मीन्स आई, उस आई का ईच वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए इनर लूप यहाँ पर जितने बार लिखा है उतनी बार चलेगा। एनी डाउट? नहीं सर। तो अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो जस्ट एक ये कैसे काम कर रहा है दिखाने के लिए हमने एक्सप्लेन किया। तो आप दिखाता हूँ ये प्रैक्टिकली हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने तो पहले प्राइम नंबर चेकिंग का प्रोग्राम किया था। तो हम अभी नेस्टेड लूप से यही करूँगा कि 1 और 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है ये दिखाना होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले all the prime numbers between 1 and 100। तो प्राइम नंबर चेकिंग का जो प्रोग्राम किया था, जो सेकेंड लॉजिक जो अप्लाई किया था दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंटर चेकिंग प्राइम नंबर। तो हम कैसा करके करूँगा, count number of factors, number of factors of the number। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर किसी नंबर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो हम बोल सकता हूँ कि वो प्राइम है। नंबर ऑफ फैक्टर that number is prime, number is prime, otherwise it is non-prime, otherwise it is non-prime। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स से हम पता कर सकता हूँ कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम, क्योंकि हम जानता हूँ कि प्राइम नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होता है और नॉन प्राइम नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होगा। तो सिंपल लॉजिक। तो हम यही तो हमने पहले भी कर चुका हूँ कि एक नंबर के लिए हमने किया था, अभी करना है 100 नंबर के लिए। मतलब ये जो प्राइम नंबर का लॉजिक ये हमको 100 टाइम्स चलाना है। number logic 100 times हमको ये प्राइम नंबर का लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए हमको और भी एक लूप चाहिए। ये प्राइम नंबर का लॉजिक 100 टाइम्स चलाना है, इसके लिए और भी एक लूप चाहिए जो 100 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बाहर वाला लूप चाहिए, आउटर लूप चलेगा 1 से लेकर 100 आउटर लूप दैट विल रन 1 to 100। और एक इनर लूप चाहिए जो क्या चेक करेगा, ये बाहर वाला लूप अगर वेरिएबल आई लेता हूँ और इनर लूप का वेरिएबल जी लेता हूँ, इनर लूप क्या चेक करेगा, इनर लूप विल चेक whether each I is prime or not। हर I के लिए ये चेक करना है, for each I वो I प्राइम है या नहीं। इसके
इसीलिए हमको दो लूप चाहिए, आउटर लूप एंड इनर लूप। बाहर वाला लूप चलेगा 100 टाइम एंड इनर लूप कितना बार चलेगा, दैट इज ये आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई टाइम्स चलेगा, 1 से लेकर आई टाइम। इनर लूप विल रन 1 to I, 1 से लेकर I तक चलेगा। तो अब ये करके दिखाता हूँ और इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, तो ऐसा करके 3 बार है। तो अगर इसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये I इक्वल टू 1 से लेकर 10 कर दिया, दैट मीन्स ये अंदर वाला लूप 10 बार चलेगा, मतलब 10 इंटू 2, मतलब ये जो j इक्वल टू 1 to 2 ये 10 बार होगा, मतलब 10 रोज आएगा, मतलब 10 रो आएगा, 10 होता है। हर रो में j इक्वल टू 1 and 2 ये 2 बार करके चल रहा है। तो और अंदर वाला लूप भी बढ़ा सकता हूँ, मतलब ये तो 2 बार किया अंदर वाला लूप, ये भी हम इंप्लीमेंट कर सकता हूँ 5 बार, 6 बार, 10 बार, कुछ भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स करते हैं तो ये अंदर वाला लूप भी 5 टाइम्स चलेगा। ये 5 टाइम्स हो गया। बाहर वाला लूप के लिए 10 रो आया और अंदर वाला लूप के लिए 5 कॉलम आया, j इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। तो ऐसा करके ये चल रहा है। तो आगे प्राइम नंबर का प्रोग्राम करना होगा। तो अब हमारा बाहर वाला लूप चलेगा 100 टाइम और अब अंदर वाला लूप को करना है। तो अंदर वाला लूप के लिए यहाँ पर तो प्राइम नंबर चेकिंग करना है, तो हमारा एक काउंटर चाहिए, दैट इज c इक्वल टू 0। और अंदर वाला लूप में ये तो चलेगा 1 से लेकर I तक, ये लेता हूँ j इक्वल टू 1 सेमीकोलन j लेस देन और इक्वल टू I और j प्लस। और यहाँ पर हमको डिवाइड करना है I को j से, मतलब I परसेंटेज j। ये अगर 0 हो गया तो हम c को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, जितना बार 0 होगा उतने बार हम c को इंक्रीमेंट कर देंगे, c प्लस प्लस। ओके, तभी हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। i जो मेन नंबर है, मतलब i को चेक कर रहा हूँ ये प्राइम है या नहीं, i को ये j से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब i का वैल्यू अगर 5 है, मतलब i इक्वल टू 5 है, तो j कितने बार चलेगा, j इक्वल टू 1 to 5, तो 5 बार चलेगा। और हर एक j के लिए हम ये डिवाइड कर रहा हूँ i को, मतलब i परसेंटेज 1, i परसेंटेज 2, i परसेंटेज 3, ऐसा करके i का वैल्यू तो 5 है, 5 परसेंटेज 1 या डबल इक्वल टू 0, ऐसा करके हमको 5 बार करना है। पहले 5 परसेंटेज 1 क्या डबल इक्वल टू 0, 5 परसेंटेज 2 क्या डबल इक्वल टू 0, 5 परसेंटेज 3 डबल इक्वल टू 0, 5 परसेंटेज 4 डबल इक्वल टू 0 एंड 5 परसेंटेज 5 डबल इक्वल टू 0। 1 से लेकर 5 तक चला। और किसी भी अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम c को इंक्रीमेंट करेंगे, 5 तो 1 से डिविजिबल, यहाँ पर c हो जाएगा 1, और 5 तो 5 से भी डिविजिबल, यहाँ पर भी c का जो हो जाएगा 2, तो 2 बार इंक्रीमेंट होगा, मतलब अभी c का कितना वैल्यू होगा 2, तो मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर मतलब c है नंबर ऑफ फैक्टर, तो अगर ये 2 से ज्यादा हो गया तो वो नॉन प्राइम होगा। प्राइम के लिए c का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। तो
अब हम ये ब्रैकेट को हम हटा सकता हूँ, एक ही लाइन है यहाँ पर। ओके, तो अब हम इस जो इनर फॉर लूप, इससे बाहर आने के बाद हम प्रिंट चेक करूँगा इफ सीड इज डबल इक्वल टू 2, देन प्रिंट इट इज प्राइम। मतलब हम यहाँ पर %d लिख रहे, %d इज प्राइम और कॉमा देकर i। यहाँ पर i प्राइम है या नहीं ये चेक कर रहा हूँ, तो i इज प्राइम। ओके, बैकस्लैश n दे दिया। तो अब अगर इस लूप को चलाऊं तो क्या वो सभी प्राइम नंबर को दिखाएगा? आंसर इज नो, यहाँ पर वो प्राइम नंबर को नहीं दिखाएगा। तो अब पहले इसको चला कर दिखाता हूँ, ये किसी भी प्राइम नंबर को नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम 1 बाई 1 चेक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर तो लॉजिकल एरर है, ये हमको ही फाइंड करना होगा, ये तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। ये हम कोई डिफरेंट डेटा देकर समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अब पहले नंबर को देखता हूँ, दैट इज 1। 1 तो प्राइम नहीं होता, इसको न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। एनीवे 1 को तो नहीं, ऐसे ही नहीं दिखाएगा। तो अब अगर i का वैल्यू 1 है तो ये इफ कंडीशन में तो जाएगा। ओके, i प्राइम हो या नहीं हो, ये कंडीशन में तो वो जरूर चेक तो करेगा। तो अगर i 1 है तो 1%1, ये j का जो लूप ये एक बार तो चलेगा 1 to 1, मतलब ये कंडीशन में भी आएगा। मतलब अगर i का वैल्यू पहले देखता हूँ, i इक्वल टू 1। ओके, तो हाँ, यहाँ पर अगर i इक्वल टू 1 है तो ये अंदर वाला लूप तो एक बार चलेगा, मतलब 1 to 1, और ये कंडीशन भी चेक होगा, दैट इज 1%1। मतलब ये इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ और ये 1%1 डबल इक्वल टू 0, यस, ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब c का वैल्यू 1 हो गया। c का वैल्यू 0 था, ये 1 हो गया, और ये इसके बाद ये निकल जाएगा, अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा, और ये बाहर वाला ये इफ कंडीशन पे आएगा। और अब ये चेक कर रहा हूँ इफ c क्या डबल इक्वल टू 2 है, नो, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये 1 को नहीं दिखाएगा। तो 1 तो ऐसे ही नहीं भी दिखाना चाहिए, क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है, 1 को न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। ओके, तो अब इसके बाद i का वैल्यू होगा 2। 2 तो प्राइम नंबर है, इसको दिखाना चाहिए। और अब क्या होगा, ये जो अंदर वाला लूप ये 2 बार चलेगा, 1 से लेकर 2 तक, मतलब ये j चलेगा 1 to 2। ओके, 1 to i मतलब 1 to 2, 2 बार चलेगा। तो पहली बार कंडीशन चेक कर रहा हूँ, i का वैल्यू तो 2 है और j 1। ओके, पहली बार तो j 1 है, और यहाँ पर j इक्वल टू जब 1 है तब हम चेक कर रहा हूँ 2%1 क्या डबल इक्वल टू 0 है, यस, ये कंडीशन मैच कर गया, मतलब c इंक्रीमेंट होगा। तो c पहले 1 था, अब c हो गया 2। ओके, और इसके बाद j 2 होगा, और इसके बाद फिर से 2% कर रहा हूँ अभी, j तो 2% क्या डबल इक्वल टू 0 है, यस, ये भी ट्रू, मतलब c इक्वल टू फिर से इंक्रीमेंट हुआ, c का वैल्यू 3 हो गया, और ये लूप खत्म हो जाएगा। और अब फिर से चेक कर रहा हूँ इसका वैल्यू। ओके, c का वैल्यू क्या 2 है, नो, c का वैल्यू 3 हो गया, तो इस बार भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसीलिए 2 को भी नहीं दिखा रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो भी नंबर होगा, मतलब i इक्वल टू 3, 4, 5, तभी भी किसी भी नंबर को वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि c का वैल्यू तो बढ़ता ही जाएगा। c का वैल्यू तो कभी भी 2 नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर 3 हो गया तो इसके बाद 2 बढ़ता ही जाएगा, ये तो 2 कभी नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी नंबर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो यही है इसका लॉजिक। ओके, तो अब इसका सलूशन क्या होगा, ये कंडीशन चेक करने के बाद हमको c का वैल्यू फिर से 0 कर देना होगा। ओके, तो ये हम ये इनर फॉर लूप का ऊपर भी कर सकता हूँ, ओके, और नीचे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, तो अब ये ठीक तरह से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अब ये सब प्राइम नंबर को दिखा दिया। ओके, 2 से लेकर दिखाया, क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है। ओके, तो यही है, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना होगा, दैट इज c इक्वल टू 0। ओके, ये हमको याद करके कर देना है, अदरवाइज प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो ये होगा 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। ओके ओके, तो आप चेक करना है नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज write a program to display all the Armstrong numbers between 1 to 1000। तो 1 से 1000 के बीच में जितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है इसको दिखाना है। ओके, तो 1 से 100 के बीच में एक ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो इसके लिए हम 1000 यूज कर रहा हूँ। 1 से 1000 के बीच में कितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है इसको दिखाना होगा। ओके, तो अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम तो हमने यूज किया है पहले, तो हम अंदर में ये जो पहला जो लूप, बाहर वाला लूप, ये चलेगा 1000 टाइम्स। ओके, और ये c को अभी नहीं लेना, हम यहाँ पर लेना कि s। ओके, समेशन करना होगा, इसके लिए हमने s ले लिया। तो यहाँ पर बाहर वाला लूप चलेगा 1000 टाइम्स, और इनर लूप में हमको चेक करना है। ओके, इनर लूप के चेक करना है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब डिजिट को निकालना है और सम ऑफ द क्यूब करना है। इनर लूप में क्या करना है कि find the digits and find cube of the digits, okay, sum of the cube of the digits, यही करना है इनर लूप में। ओके, तो ये तो i तो मेन नंबर है, i को ही चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इसीलिए i को एक कॉपी लेना है। हम तो जानता हूँ कि ओरिजिनल नंबर का कॉपी लेना पड़ेगा। ओके, ये इस i को लेकर हम काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काउंटर है। ये काउंटर को लेकर ही अगर काम किया तो ये तो काउंटर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हमें ये व्हाइल के अंदर i नॉट इक्वल टू 0 करके ऐसा कर दिया, ओके, यहाँ पर तो i नॉट इक्वल टू 0 और इंट r इक्वल्स टू n%10 ऐसा करके अगर कर दिया, ओके, i%10, तो ये तो i चेंज होता जाएगा। मतलब इसके बाद i इक्वल टू i/10 ऐसा अगर कर दिया, तो ये तो i का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये बाहर वाला जो काउंटर ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये बाहर वाला काउंटर को तो हम चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसको तो एज इट इज चलते देना है। तो इसके लिए हम i को लेकर काम नहीं कर सकता।
आई का एक कॉपी लेना है किसी दूसरा वेरिएबल में। तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए से n इक्वल टू आई। ओके, तो हमने i का वैल्यू n पे कॉपी कर दिया। तो अब ये while लूप चलाना है while n नॉट इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर int r इक्वल टू n% और n इक्वल टू n/10। ओके, तो हमने r का वैल्यू निकाल दिया और इसके अंदर सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट करना है। तो s इक्वल टू s प्लस r इंटू r। ओके, तो अभी हमारा सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट्स निकल जाएगा। और इसके बाद ये व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद हमको चेक करना है कि ये s का वैल्यू और ये i का वैल्यू दोनों इक्वल है या नहीं। दैट इज s डबल इक्वल टू i है या नहीं। तो अगर है तो हम उस i को दिखाऊंगा। ओके, हम i को चेक कर रहा हूँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। दैट इज हम प्रिंटफ कर दूंगा \n आर्मस्ट्रॉन्ग इज %d कॉमा देकर i। ओके, तो अब अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं क्या ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखाएगा। इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ एक ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा रहा है 1। तो बाकी और भी 4 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पर 1 और 1000 के बीच में, लेकिन वो सब नहीं दिखा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, पिछले प्रोग्राम में जैसा प्रॉब्लम था उसका ही सिमिलर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो क्या, तो इस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हमको ये जो s का वैल्यू और ये i का वैल्यू इसको साथ साथ दिखाना होगा। तभी हमको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि n का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये तो हम जानता हूँ ये व्हाइल लूप को निकालने के बाद। और अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है, ये s में हो सकता है और i में। ये दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को नहीं दिखा रहा है। ओके, मतलब प्रॉब्लम s एंड i के अंदर ही है। तो इसीलिए ये व्हाइल लूप से निकलने के बाद हम s एंड i को एक बार दिखा दूंगा। s इक्वल टू %d एंड i इक्वल टू %d कॉमा s कॉमा i। तो अब देखता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, तो अब ये जो दिखाया यहाँ पर एक चेक कर लेता हूँ। ओके, तो पहले जो दिखाया s इक्वल टू 1 एंड i, पहली बार ठीक है, ये दोनों s एंड i मैच कर गया, इसीलिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा दिया 1। लेकिन इसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू दिखा रहा हूँ कि s इक्वल टू 9 एंड i इक्वल टू 2, मतलब i तो 2 है तो इसका क्यूब तो 8 होना चाहिए, 2 का क्यूब तो 8 होना चाहिए। लेकिन s का वैल्यू तो 9 हो गया, एक ज़्यादा हो गया। तो वो ज़्यादा 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पहले का s का जो वैल्यू था 1 ये इसके साथ ऐड हो गया, मतलब 8 प्लस 1 9 हो गया, इसीलिए ये क्यूब के साथ मैच नहीं कर रहा। और इसके बाद भी i इक्वल टू जब 3 है तो 3 का क्यूब तो 27 होना चाहिए, तो ये 36 कैसे हो गया, क्योंकि 27 प्लस 9 ये हो जाएगा 36। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब पिछले का जो s का वैल्यू ये प्रेजेंट s के साथ ऐड होता जा रहा है, इसीलिए ये किसी भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। यही है प्रॉब्लम यहाँ पर। तो इसीलिए क्या करना होगा कि ये जो कंडीशन हमने चेक किया दैट इज इफ s डबल इक्वल टू i, ये चेक करने के बाद हमको यहाँ पर s इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो ये हम while के पहले भी कर सकते हैं,
और यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये ठीक तरह से ही चलेगा। आप फिर से चलाना, आप ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा देगा। ओके, इसको अगर यहाँ पर चला तो ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा दीजिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1, और इसके बाद भी नीचे है यहाँ पर, ओके, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153। और अब ये देख सकता हूँ ये S153 एंड I153 ये दोनों मैच कर गया, इसीलिए आप ठीक तरह से दिखा रहा है। और इसके नीचे भी है और भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 370। यहाँ पर भी S370 I370 दोनों मैच कर गया, और इसके बाद भी S371 I371 ये भी मैच कर गया। ओके, और यहाँ पर भी आर्मस्ट्रॉन्ग 407 S407 I407। तो ऐसा करके ये एस एंड आई का वैल्यू को साइड बाय साइड रखकर हम चेक कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अब इसका ये प्रिंट का वैल्यू का ज़रूरत नहीं, अब इसको चलाने से ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को दिखा दिया। ओके, ये 5 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, सभी को दिखा दिया। ओके, एनी डाउट? ओके, तो अब और भी एक प्रोग्राम करता हूँ जहाँ पर चेक करना होगा कि एक नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is a perfect number is no or not. ओके, तो हम परफेक्ट नंबर गूगल में जाकर चेक कर सकता हूँ, दैट इज मतलब परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइसर। ओके, मतलब एक नंबर का जो डिवाइसर है उसका सम अगर इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर है, मतलब यहाँ पर भी ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना है, तो उसको कहते हैं कि परफेक्ट नंबर। मतलब 6 है परफेक्ट नंबर, तो 6 का जो डिवाइसर है 1 को इंक्लूड करके करना है। सम ऑफ 1, 2 एंड 3 यही तीनों फैक्टर है, इस तीनों फैक्टर को अगर सम करूँ तो 6 ही होगा, तो इसी को कहते हैं कि परफेक्ट नंबर। ओके, तो इसको चेक करना है। तो अब हम n इक्वल टू से 6 ले लेता हूँ। तो अब ये इनर लूप का भी ज़रूरत नहीं, हम बाद में देखूंगा। ओके, तो अब हम एक व्हाइल लूप और फॉर लूप जो भी चाहे चला सकता हूँ। यहाँ पर फॉर लूप ही इजी होगा, क्योंकि डिजिट तो लेकर यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, फैक्टर को निकालना है। तो यहाँ पर एक सम लूँगा s इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी ओरिजिनल नंबर को लेकर काम करना है, लेकिन n यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर तो डिजिट को निकालने का कुछ काम नहीं है, तो n यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये n ओरिजिनल नंबर ही रहेगा। तो हम एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से शुरू करना है, और 1 लेस देन i लेस देन और इक्वल टू n, n माइनस 1 करना है। यहाँ पर n नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 1 इंक्लूडेड होगा, लेकिन ये n इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए 6 माइनस 1 करना है, n माइनस 1, और i प्लस प्लस
और आप चेक करना इफ कंडीशन दैट इज n परसेंटेज i अगर डबल इक्वल टू 0 है तो हम उसको s के साथ ऐड कर दूंगा उस i को। ओके मतलब ये i फैक्टर है। ओके n को हम i से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब i फैक्टर है यहाँ पर। दैट मीन्स हियर I will be the factor, will be the divisor or factor। तो अब हम इस डिवाइसर को s के साथ ऐड कर रहा हूँ, that is we will add this divisor with s। ओके s के साथ इस डिवाइसर को हम ऐड कर दिया। ओके तभी हो जाएगा। और अब हम इस फॉर लूप का बाहर आने के बाद चेक करूंगा s क्या डबल इक्वल टू n है, और अगर है तो ये प्रिंटर इट इज परफेक्ट नंबर। ओके तो सिंपल प्रोग्राम अगर इसको चला तो इट इज परफेक्ट नंबर। ओके तो और भी नंबर यहाँ पर देख सकता हूँ दैट इज 28 496। यहाँ पर हम n का वैल्यू 28 कर दिया और इसको अगर चलाऊँ दैट इज इट इज परफेक्ट नंबर। यहाँ पर 496 कर दिया 496 और ये भी परफेक्ट नंबर। ओके तो ऐसा करके हम परफेक्ट नंबर ढूंढ सकता हूँ। तो और अगर बोला क्या क्या यहाँ पर जो रेंज हमने देखा है कि 496 है 8128। ओके तो ये भी है। तो इसको अगर दिखाना है तो हम यहाँ पर भी 1000 ले सकता हूँ। मतलब राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हाउ मैनी perfect numbers are there between 1 to 1000। तो यह perfect number। okay. और now write a program to display all the perfect numbers between 1 to 1000। 1 से लेकर 1000 के बीच में कितना परफेक्ट नंबर है दिखाना होगा। तो यहाँ पर भी हमको दो लूप यूज करना है दैट इज नेस्टेड लूप। ओके दैट इज वी नीड ए नेस्टेड लूप। ओके तो बाहर वाला लूप चलेगा 1 से लेकर 1000 तक, that is outer loop चलेगा 1 to 1000 और इनर लूप चलेगा। इनर लूप में क्या करना होगा, ये जो परफेक्ट नंबर का ये जो डिवाइसर निकालने का जो लूप यही चलेगा इनर लूप में। ओके दैट इज इनर लूप में ये चलेगा 1 से लेकर 1 to i-1। ओके दैट इज टू फाइंड द डिवाइसर। ओके तो ये चलेगा 1 से लेकर i-1 तक। तो पहले तो चला था n-1, n तो वो नंबर था, अभी नंबर है i। ये बाहर वाला लूप चलेगा i इक्वल टू 1 to 1000 एंड अभी इनर लूप चलेगा j इक्वल टू 1 to i-1। ओके और यहाँ पर भी तो सम करना है, तो इसके पहले हम और भी एक लूप लगा देता हूँ दैट इज इंट i इक्वल टू 1
आई लेस देन और इक्वल टू 1000 आई प्लस प्लस, और ये जो लूप ये हम इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, और अंदर वाला लूप चलेगा j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i माइनस 1 एंड j प्लस प्लस। और अभी हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर तो n नहीं होगा, यहाँ पर हमको i को डिवाइड करना होगा j से। ओके, तो हियर j विल बी द डिवाइजर। ओके, तो इफ i परसेंटेज j अगर डबल इक्वल टू 0 है तो s इक्वल टू s प्लस क्या ऐड होगा, j ऐड होगा। ओके, j यहाँ पर डिवाइजर है। और फॉर लूप के बाहर आने के बाद हमको चेक करना है s डबल इक्वल टू i है या नहीं। ओके, और अगर है तो वो परफेक्ट नंबर, दैट इज यहाँ पर हम %d कर दूंगे, कॉमा देकर i इज द परफेक्ट नंबर। ओके, तो बाहर वाला लूप चला रहा हूँ 1 से लेकर 1000 तक, और इनर वाला लूप j इक्वल टू 1 से लेकर i माइनस 1 तक। ओके, i का वैल्यू 1 है, और पहले i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 से लेकर पहले 1 माइनस 1 होगा, मतलब 0। पहली बार तो नहीं चलेगा, तो सेकेंड टाइम से चलना शुरू करेगा। i जब 2 होगा तो j का वैल्यू 1 से लेकर i माइनस 1 मीन 2 माइनस 1 तो 1। ओके, तो 1 to 1 मतलब एक बार चलेगा। ओके, तो ऐसा करके हम इनर लूप को चलाऊंगा। तो अगर हम इसको चलाऊं तो क्या सभी परफेक्ट नंबर को दिखाएगा? तो एक बार चला कर देखा दूँ, तो यहाँ पर भी किसी भी परफेक्ट नंबर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि ये जो एस हमने सम कर रहा हूँ ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मतलब पिछले का जो एस का वैल्यू ये प्रेजेंट एस का वैल्यू के साथ ऐड होता जा रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है। ओके, इसके लिए एस एंड आई का भी इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो हम अगर प्रिंटफ करूँ \n, ये s का वैल्यू s इक्वल टू %d एंड i इक्वल टू %d s कॉमा i। ओके, और ये जो देखा है दैट इज s एंड i कभी भी इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, s जब 6 है i 5 हो गया, और i जब 6 है इसका वैल्यू 12 हो गया। ये दोनों तो मैच करना चाहिए, क्योंकि 6 तो परफेक्ट नंबर है। तो क्या हो रहा है, ये पहले का जो वैल्यू 6 इसके साथ 6 ऐड हो गया, मतलब 6 प्लस 6 12 हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए ये s को फिर से 0 करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये चेक करने के बाद हम s का वैल्यू 0 कर दूंगा, तब ये हो जाएगा। ओके, तो अब ये हो गया। तो अब ये परफेक्ट नंबर को दिखाएगा। ओके, तो ये परफेक्ट नंबर को दिखा दिया यहाँ पर, ये 496 परफेक्ट नंबर। तो और भी परफेक्ट नंबर है यहाँ पर ऊपर में, ये 6 परफेक्ट नंबर। ओके, 28 परफेक्ट नंबर। ओके, और नीचे भी है। यहाँ पर 496 परफेक्ट नंबर। तो ऐसा करके हमको s को 0 करना होगा। अब इसको हम ऑफ कर सकता हूँ।
तो अब ये दिखा दिया, दैट इज 628 एंड 496, ये तीनों ही है परफेक्ट नंबर। तो यही है, यहाँ पर चेंज जो करना है दैट इज s इक्वल टू 0 करना होगा। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? ओके, तो यही हुआ डिजिट रिलेटेड प्रोग्राम्स। ओके, तो और भी एक यहाँ पर सीरीज को दिखाता हूँ। ओके, तो अब हम जो करूँगा दैट इज एक सीरीज को दिखाना है, दैट इज write a program to display the series that is 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dot dot up to nth term। ओके, यह है फाइबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, दैट इज फाइबोनाची सीरीज। ओके, तो यह है फाइबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। तो ये सीरीज कैसे आ रहा है, ये पहला दो टर्म को ऐड करके ये नेक्स्ट टर्म आ रहा है, दैट इज 1 + 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। ओके, ऐसा करके ये आ रहा है। ओके, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले लूँगा, दैट इज f1 एंड f2 एंड f3। ओके, ये 3 वेरिएबल हमने ले लिया। तो f1 का वैल्यू हमने कर लिया 1 एंड f2 का वैल्यू 0, और ये 1 + 0, ये f1 + f2 करने से ये f3 आएगा। ओके, तो f1 + f2 = ये f3। ओके, मतलब 1 + 0 ये आएगा 1। ओके, 1 + 0 = 1। तो अब क्या करूँगा, ये जो f2 ये यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, मतलब कॉपी कर दूंगा। मतलब हमको करना है पहले कि f1 = f2 और उसके बाद f2 = f3। ओके, तो f2 f1 पे कॉपी कर दिया और f3 f2 में कॉपी कर दिया। ओके, मतलब f1 में क्या आएगा, 0 आएगा, और f2 में आएगा ये 1। ओके, मतलब 0 + 1 ये हो जाएगा फिर से 1। ओके, तो पहला दो टर्म आ गया 1 एंड 1, और इसके बाद 2 करना है, दैट इज फिर से ये 1 कॉपी कर दूंगा इस f1 में, और ये जो 1 ये कॉपी कर दूंगा इस f2 में। मतलब f1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड f2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। ओके, और इसके बाद ये 1 को लाऊंगा इस f1 में, और इस 2 को लाऊंगा इस f2 में। तो इसका मतलब f1 हो जाएगा 1 और f2 हो जाएगा ये 2। तो 1 + 2 मतलब ये हो जाएगा 3।
तो ऐसा करके ये चलता रहेगा 1 1 2 3। तो हमारा जो लॉजिक होगा यहाँ पर 3 काम करना है, दैट इज F3 इक्वल टू F1 प्लस F2, ये पहला लाइन, और F1 इक्वल टू F2 और F2 इक्वल टू F3। तो यही 3 लाइन हमको लिखना है एक व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल I लेस देन और इक्वल टू n। n होगा नंबर ऑफ टर्म और I हम इक्वल टू 1 कर दूंगा। ओके, ऐसे करके ये चलते रहेगा व्हाइल I लेस देन और इक्वल टू n, ऐसा करके ये चलता रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज इंट I इक्वल्स टू 1 और नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू ले लिया से 3। ओके, अब 4 ले लेता हूँ, तो 1 1 2 3 ये 4 टर्म्स दिखाएगा। और यहाँ पर से while I लेस देन और इक्वल टू n, और इसके पहले 3 वेरिएबल चाहिए, दैट इज F1 इक्वल टू 1, F2 इक्वल्स टू 0 एंड F3। और इसके अंदर F3 इक्वल टू F1 प्लस F2, और पहले हम F3 का वैल्यू दिखा दूंगा, पहले तो सम कर लिया और पहले हम F3 का वैल्यू दिखा दूंगा, दैट इज %d कॉमा देकर F3, और इसके बाद हमको कॉपी करना, दैट इज F1 इक्वल टू F2 एंड F2 इक्वल्स टू F3। ओके, तो तभी हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब ये I प्लस प्लस हमने नहीं किया, दैट इज I प्लस प्लस। ओके, तो इसीलिए वो इनफाइनाइट लूप हो गया था, I को इंक्रीमेंट करना है। तो अभी ये चलेगा, दैट इज 1 1 2 3। ओके, तो एनी डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, तो अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करता हूँ कि हमको करना क्या है, हमको चेक करना है कि यूज़र किसी टर्म को देगा। ओके, इसके अंदर से किसी टर्म को देगा और बताना है कि वो टर्म इस सीरीज में है या नहीं। ओके, मतलब अभी क्या होगा कि यूज़र विल गिव ए टर्म and say whether it is present inside the Fibonacci series or not, inside the Fibonacci series or not। ओके, तो वो Fibonacci सीरीज के अंदर है या नहीं इसको बताना है। मतलब अगर यूज़र दिया 8, मतलब अगर यूज़र ने इनपुट दिया 8, तो इसका आउटपुट होगा यस इट इज़ प्रेजेंट, यस इट इज़ प्रेजेंट। और अगर दूसरा कोई दिया है कि इनपुट दिया है कि 9, तो 9 तो सीरीज में नहीं है, तो बताना है नो नॉट प्रेजेंट। ओके, आउटपुट होगा नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो यही है हमारा प्रोग्राम। तो इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर तो फाइबोनाची सीरीज तो हमको निकालना ही है, मतलब ये लूप तो चलेगा ही, तो ये प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा सकता हूँ। ओके, तो अब ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक,
मतलब ये कब तक चलना है तो पता नहीं, मतलब यूज़र कौन सा नंबर दिया है ये तो हमको पता नहीं है। इसके लिए ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब हम while 1 लिख सकता हूँ और while ट्रू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो C++ का कंपाइलर है, हम while ट्रू भी लिख सकता हूँ। ओके, और while 1 जो चाहे लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर लिख सकता हूँ एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा जो भी चाहे नंबर दे सकता हूँ, तो भी ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो हम मेनली 1 देता हूँ, सभी के समझने के लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये while लूप, मतलब ये इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट while लूप। तो ओके, तो अब सपोज यूज़र ने n का वैल्यू दिया है 8, तो हम ये फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस निकाल रहा हूँ, और अगर 8 करने से तो ये मिल जाएगा, और ये F3 निकालने के बाद हमको चेक करना है दो कंडीशन, दैट इज़ ये F3 अगर डबल इक्वल टू n है तब तो हमारा काम हो गया, मतलब ये नंबर मैच कर गया। हम प्रिंट एफ कर दूंगा कि यस इट इज़ प्रेजेंट। ओके, तो अब तो हमारा आंसर मिल गया और यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? सो यहाँ से ब्रेक करना होगा। तो अगर हमारा नंबर मिल गया तो हम यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। ओके, ये ब्रेक मैंडेटरी है, क्योंकि ब्रेक नहीं करने से ये लूप ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। ओके, तो ये तो फाइंड अगर कर लिया, मतलब नंबर है तब। तो अगर नंबर नहीं है तब क्या होगा? तब हमको एल्स इफ में चेक करना होगा। ओके, एल्स इफ में कंडीशन देना होगा। तो ये कंडीशन क्या है? तो यही यहाँ पर जो ट्रिक्स है। तो अगर नंबर नहीं मिला मतलब कब नहीं मिलेगा, ओके, ये हमको पता करना है। तो सपोज हम चेक कर रहा हूँ कि यूज़र अगर 9 दिया है तब क्या होगा कि अगर ये F3 तो हमारा 8 होगा, पहले तो 8 होगा, और 8 के बाद आएगा 13। तो अगर हम ऐसा बोल रहा हूँ कि F3 अगर ये n से ज़्यादा हो गया, ओके, तब बोल सकता हूँ कि नंबर यहाँ पर नहीं है। ओके, मतलब हमारा यहाँ पर जो कंडीशन होगा कि F3 अगर n से ज़्यादा है, ओके, अगर ऐसा हो गया तब हम बोल सकता हूँ कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर F3 का वैल्यू n से ज़्यादा हो गया, मतलब F3 जब 13 है, ओके, 9 तो यहाँ पर नहीं मिलेगा किसी के साथ, तो F3 जब 13 होगा तब तो वो n से ज़्यादा हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो गया वो। तो एक बार अगर ज़्यादा हो गया वो तो ज़्यादा होता ही रहेगा, मतलब इसके बाद जो और भी जो F3 इसके बाद आएगा, मतलब 8 + 13 मतलब 21 आएगा इसके बाद, तो वो तो और भी ज़्यादा होगा। तो ये तो 9 के साथ किसी भी नंबर मैच करने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकता हूँ कि F3 का वैल्यू अगर एक बार ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा होता ही रहेगा, और मैच करने का और भी किसी चांस यहाँ पर नहीं है। ओके, मतलब फ्यूचर में और भी किसी नंबर के साथ मैच करने का कोई चांस नहीं है, एक बार अगर ज़्यादा हो गया तो। ओके, तो यही यहाँ पर लॉजिक है। तो हम यही लिखूँगा, एल्स इफ F3 अगर ग्रेटर देन n है तो हम बोल सकता हूँ इट इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी ब्रेक करना है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं किया तो ये तो चलता ही रहेगा। तो दो कंडीशन से ही ब्रेक करना है। ओके, अगर मैच कर गया और अगर नहीं किया, और अगर इसमें से किसी भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक हमने फाइंड नहीं किया है। ओके, मतलब अभी भी चांस है, अभी तक मैच नहीं किया है, मैच भी नहीं किया और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसके अंदर किसी ना किसी पोजीशन में है, मतलब इसका छोटा किसी नंबर में अभी चल रहा है।
मतलब n का वैल्यू अगर 9 है तो f3 का वैल्यू अगर 8, 5 और इससे कम है तो ये लूप चलता रहेगा। ओके, तो वो चेक करने का ज़रूरत नहीं। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी भी चांस है, तो वो लूप चलेगा। ओके, तो अब चेक करके देखता हूँ ये कैसे चल रहा है। दैट इज नो, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। ये हमने n का वैल्यू 9 दिया है, और अगर n का वैल्यू 8 दे दिया तो बोलेगा इट इज़ प्रेजेंट। ओके, यस इट इज़ प्रेजेंट। तो किसी भी वैल्यू दे सकता हूँ, दैट मीन्स ये 13, 21। ओके, 21 दे दिया तो ये भी है यहाँ पर, तो यस इट इज़ प्रेजेंट। ओके, और अगर 22 दे दिया, 22 तो नहीं है, 22 नॉट प्रेजेंट, नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो यही है यहाँ पर इसका लॉजिक। ओके, एनी डाउट यहाँ पर, एनी कंफ्यूजन? Iya, lagi No, sir. sih, iya, saya lah, ini itu.